हेलो एवरीवन। आज हमारा क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के क्रैश कोर्स में हम ना स्ट्रेट लाइन लेने वाले हैं। इससे पहले वाले क्रैश कोर्स में हमने कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चंस लिए थे। ठीक है, आपने उसे प्रैक्टिस किया ही होगा। चलिए तो हम स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हम क्वेश्चंस में ना थ्योरेटिकल पोर्शंस को साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे, अलग से कोई थ्योरेटिकल पार्ट हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें कह रहा है अ ट्रायंगल विथ वर्टेक्स 4,0 -1, -1 एंड 3,5। ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिया हुआ है और पूछ ही रहा है आपसे ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल के नेचर की बात की जा रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ना डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम सभी को आता है। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं एक बार लिख देता हूँ, है ना, कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फार्मूला में क्या गिवन होगा, 2 पॉइंट दिया होता है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी होती है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए एक पॉइंट का नाम a दिया, दूसरे पॉइंट का नाम b दिया, तो a b आ जाएगा अपने पास √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये अपना डिस्टेंस फार्मूला है, इसमें कुछ बताने लायक ऐसा है नहीं। तो आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें 3 वर्टेक्स है, तीनों का नाम आप दे दीजिए ए बी सी। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो ए बी फाइंड कीजिए। तो ए बी फाइंड करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिएगा 4 माइनस और -1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 डेट इज √26। ए बी आ गया ये। ऐसे ही हम बी सी निकाल लेंगे। तो बी सी आ जाएगा -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये 6 36 प्लस 16 कितना होता है 52 √52। ये आ गया ए बी, ये आ गया बी सी। फिर आ जाते हैं ए सी पे बोल लीजिए या सी ए बोल लीजिए, कुछ ही बोल लीजिए। √3 -4 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस पर। 3 - 4 -1 -1 का होल स्क्वायर 5 -0 5 ही होगा। ये होगा इसका स्क्वायर 25 प्लस 1 डेट इज √26। तो अपने को यहाँ क्या दिख रहा है, ए बी और सी ए तो क्या है, सेम है। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ना। अब राइट एंगल है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो राइट एंगल होने के लिए किसी भी 2 के स्क्वायर का सम 30 से इक्वल होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है क्या क्या, कि ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो रहा है ऐसा। तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। ठीक है ना। इक्विलेटरल होता तो तीनों साइड इक्वल हो जाते, स्केलन होता तो कोई साइड इक्वल नहीं होता। इसके साथ आप ना एक वो क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल का भी आप पढ़ लीजिएगा। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल के नेचर के बारे में, कि कब कौन सा क्वाड्रिलेटरल कब स्क्वायर होगा, कब पैरेललोग्राम होगा, कब रोम्बस होगा और कब रेक्टेंगल होगा। ये 4 बातें आपको याद रखनी है ना। किस्मत आपकी अच्छी रही तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वैसे भी जेईई मेन का ही क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस फार्मूला पे आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि इफ द लाइन 2x + y = k passes through the point which divides the line segment joining the point 1,1 and 2,4 in the ratio 3:2, then k = 2। मतलब यहाँ पे इसने रेशियो की बात करी। तो रेशियो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है ना। तो ए बी और ये पॉइंट सी है, ये इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। इसको हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन। फिर ऐसे ही ये ए हो जाएगा, ये बी रहेगा, ए और बी गिवन होगा। अब से सी दिया हुआ होगा कि सी इसको m/n की रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसको हम कह देते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद जब रेशियो सेम हो जाता है, सी का पॉइंट हो जाता है मिड पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे सी, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो सी का कोऑर्डिनेट आ जाता है
m ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, याद होगा आपको, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, फिर ऐसे ही आ जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। फिर इसमें इंटरनल, ये तो इंटरनल डिवीजन था, एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ नहीं, बीच में बस माइनस आ जाता है, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n, यहाँ पर आ जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n, है ना। यहाँ बस आपको इतना ध्यान रखना है एक्सटर्नल डिवीजन में कि यहाँ रेशियो जो होता है ना वो AC अपॉन में BC गिवन होता है, AC अपॉन में BC m/n है, ठीक है। आप बोलेंगे सर उधर भी तो वही है ना, वहाँ भी AC अपॉन में BC ही है m/n, बस ये लेंथ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो अपने को इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाकर वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिस पॉइंट से ये लाइन पास करता है, ठीक है। तो चलिए तो ये लगा देते हैं, ये 1,1 है, ये 2,4 है, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया P, तो हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट इंटरनल डिवीजन ही लगाएंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आएगा 3 × 2 प्लस 2 × 1 अपॉन में 3 + 2, कॉमा इधर आ जाएगा 3 × 4 प्लस 2 × 1 अपॉन में 3 + 2। P की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 6, 6 + 2 8, 8/5, यहाँ आ जाएगा 12, 12 + 2 14, 14/5। अब इस P पॉइंट से ये लाइन पास करता है ना, इसका मतलब लाइन में P पॉइंट रख दीजिए। तो 2x + y = k, तो x की जगह आ जाएगा 8/5, y की जगह आ जाएगा 14/5 = k। एलसीएम लेंगे तो ये तो 5 का 5 ही रहेगा, इधर आएगा 16, 16 + 40 कितना हो जाएगा 30, 30/5, तो k = 6 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो ठीक है ना। चलिए देख लेंगे इसको। अच्छा अब रेशियो में ना एक दो बातें और कर लेते हैं, छोटे मोटे फॉर्मूलेज, है ना। अगर आपके पास क्वेश्चन में कभी भी रेशियो नहीं गिवन होगा और रेशियो पूछ लेगा तो उस केस में हम रेशियो मानते हैं λ/1। लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन है, लैम्डा की वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। ये बात मैंने क्या बोला, ये दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन में अगर रेशियो नहीं गिवन है, रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो उस केस में हम रेशियो मानते हैं λ/1, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इंटरनल डिवीजन, लैम्डा की वैल्यू अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब है एक्सटर्नल डिवीजन, पहली बात। दूसरी बात, बहुत बार ये बातें पूछ लेता है कि आपको कोई A x1 y1 दे देगा, B x2 y2 दे देगा, बोलेगा कि इस लाइन ज्वाइनिंग को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है -y1 अपॉन में y2। y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है -x1 अपॉन में x2। कुछ नहीं, बस उल्टा हो रहा है, देख रहे हैं। x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा तो y1 अपॉन में y2, y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा x1 अपॉन x2। अच्छा उसके बाद तीसरा एक और केस होता है, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। अब a और b तो वही सेम रहेगा, अब बोलेगा ये लाइन ax + by + c = 0, ये लाइन, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो वो जो रेशियो होता है ना, होता है माइनस, और इस लाइन में दोनों पॉइंट रख दीजिए। तो ax1 पहले वो रखा, by1 + c डिवाइडेड बाई ax2 + by2 + c, ये अपना रेशियो हो जाएगा। तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन पे इतना ही क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया आपके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है a 3,4 b is a variable point on the line, okay, if ab less than equal to 4 then number of position of b with integral coordinate, okay, मतलब ये भी एक तरह से डिस्टेंस फार्मूला पे है। पहली बात कह रहा है b इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन, mod x = 6, हो सकता है क्वेश्चन मैंने वो क्लासरूम में करवाया हुआ अभी हो। mod x की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा +/6। b जो है ना इस लाइन पे है, तो ये लाइन x = 6 कैसा होता है पता है आपको, x = 6 एक लाइन होता है जो पैरेलल टू x एक्सिस, ये अगर पैरेलल टू y एक्सिस होता है, ये हो जाएगा x = 6
ये हो जाएगा x इक्वल टू -6। अब इस पॉइंट पे इस लाइन पे जो b पॉइंट होगा ना, वो b पॉइंट कहीं पे भी हो तो उसका ना x कोऑर्डिनेट तो फिक्स होगा, वो क्या होगा 6, y कोऑर्डिनेट y हो जाएगा। सेम इधर भी क्या होगा -6, y है ना। तो उसने बोला है b इज अ वैल्यू पॉइंट ऑन द लाइन, तो हमें b का जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो क्या लेना पड़ेगा +-6, y। ये बात समझ में आ रहा है। फिर आपसे कह रहा है ए बी इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब ए बी इज लेस देन इक्वल टू 4, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा चलिए देखते हैं दो किस लेना पड़ जाएगा। एक बार +-6 करके अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार b का कोऑर्डिनेट जो है ना आपको लेना पड़ेगा 6, y, दूसरी बार जो है ना b का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा -6, y। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था। चलिए तो लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, है ना। ए बी तो √6-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो रूट हट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3, 9 प्लस y-4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 होगा। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ से मिलेगा मुझे y-4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 - 9 7। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से कि मॉड y-4 लेस देन इक्वल टू √7। इसका मतलब -√7 लेस देन इक्वल टू y-4 लेस देन इक्वल टू √7। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता है कि मॉड x लेस देन इक्वल टू a होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि x जो होगा वो -a से a में होगा। यहाँ मैंने बोला नहीं, मुझे लगा ये फॉर्मूला अपने को आता ही है। अब ये इधर आ जाएगा, कितना मिलेगा 4 - √7 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4 प्लस √7। सेम इधर करना पड़ेगा इस साइड। तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो -6 - 3 यह आ जाएगा 9, -9 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 81 प्लस y-4 लेस देन इक्वल टू 16। तो यहाँ से आ जाएगा y-4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 में से 81 जाएगा तो माइनस का आएगा, माइनस का आ जाएगा कितना 75 नहीं सॉरी 65। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से आप y की वैल्यू ढूंढ लीजिएगा, है ना। y के जितने कोऑर्डिनेट इंटीग्रल कोऑर्डिनेट होंगे वही अपना आंसर हो जाएगा। तब कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, आ रहा है ना दिख। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ए है 1, √3 0, 0 2, 0 आर वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, देन फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले इन सेंटर की बात कर लें। तो यहाँ पे इन सेंटर की बात कर लेते हैं। देखिए इन सेंटर क्या होता है, दो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। दो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, इन सेंटर। ठीक है, तो पहले एंगल बाइसेक्टर, चलिए पहले इन सेंटर की बात कर लें फिर एंगल बाइसेक्टर पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने आगे लिया हुआ है, वहाँ पे हम एंगल बाइसेक्टर की बात कर लेंगे। ए बी सी, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहते हैं, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहते हैं। तो इन सेंटर का फॉर्मूला, अगर ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है और ये कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो मैं डायरेक्ट इन सेंटर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लगा लीजिएगा। ए इससे मल्टीप्लाई होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ऐसे ही आ जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ऐसे ही एक्स सेंटर भी आता है, तो 3 एक्स सेंटर होते हैं। I1 मतलब जिस वर्टेक्स के सामने वाले साइड के लिए आप एक्स सेंटर लगाएंगे ना, उसके साथ माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा -ax1। ये एक्स सेंटर के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये तो आप सॉल्व कर लेंगे ना, हो जाएगा -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई -a प्लस b प्लस c। सिमिलरली इधर आ जाएगा y कोऑर्डिनेट के लिए, है ना। y कोऑर्डिनेट आ जाएगा -ay1 प्लस by2 प्लस c। अब मान लीजिए I2 लिखेंगे तो उसमें b के साथ माइनस आ जाएगा, I3 लिखेंगे तो c के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स सेंटर का। सेंट्रॉइड की का भी फॉर्मूला बता दूं।
सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, जी है ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, सेंट्रॉइड का किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, मीडियन का। मीडियन की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि सेंट्रॉइड जो है ना मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, पहली बात। ठीक है, और कुछ नहीं, सही है। अच्छा, एक और फॉर्मूला की बात कर ले, वो भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्या कि अगर ABC है ये, और इसके मिड पॉइंट साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और वर्टेक्स पूछ रहा है आपसे, तो ए वर्टेक्स पूछ रहा है ना, क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x3 माइनस x2, x1 प्लस x3 माइनस x2, y1 प्लस y3 माइनस y2। ऐसे बी के लिए अपन क्या लिखेंगे, मतलब कुछ नहीं करना है, जिस वर्टेक्स के सामने का मिड पॉइंट दिया ना वो माइनस में, बाकी सब प्लस में। तो बी के लिए x1 प्लस x2 माइनस x3, y1 प्लस y2 माइनस y3। सी के लिए ऐसे ही कितना आ जाएगा, x2 प्लस x3 माइनस x1, y2 प्लस y3 माइनस y1। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और बात, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखिएगा, क्या कि अगर कभी मान लीजिए कि ऐसा कभी बोला जाए आपसे कि डी जो पॉइंट है ना ट्रायंगल के अंदर है, और ABC है ना, कि इन तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो। कौन कौन से ट्रायंगल का, DAB, DAC और DBC का। तो पॉइंट डी क्या होगा, पॉइंट डी सेंट्रॉइड होगा। ये भी क्वेश्चन IIT में आया हुआ है इस कंसेप्ट पे, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके नोटबुक में मैंने आपको लिखाया ही होगा, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बात कर ली इन सेंटर का। ये मैंने आंसर नहीं निकाला है, तो आप खुद से फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, यहाँ पे हमने एंगल बाइसेक्टर की बात कर लेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। देखिएगा, ये मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बस मैं एक्सप्लेन करके छोड़ दूँगा, आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। ये A है, ये B है और ये C है। आपसे इक्वेशन पूछा है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर BAC का, मतलब इस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन पूछा है D का। तो पहली बात, एंगल बाइसेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है क्या, कि AB अपॉन में AC इक्वल टू BD अपॉन में DC। सही बात है ना। तो सबसे पहले ये फंडा याद रखिएगा, ये इसका ज़रूरत यहाँ क्यों पड़ेगा, इसकी ज़रूरत यहाँ पे इसलिए पड़ेगा कि देखो आपको A तो दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है, लेकिन आपको AD ढूंढना है। तो AD का इक्वेशन ढूंढने के लिए आपको ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है, और एक स्लोप चाहिए होता है, या तो फिर 2 पॉइंट चाहिए होता है। तो यहाँ स्लोप तो मिलेगा नहीं, लेकिन हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके डी का कोऑर्डिनेट ढूंढ लेंगे। कैसे, हम क्या बोलेंगे, डी जो है ना बी और सी को इंटरनली AB इस टू AC की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये C है, ये B है, तो D जो है ना इसको C इस टू B की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। C और B की वैल्यू आप निकाल लेंगे, कैसे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। तो फिर आपको डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, फिर 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बोलिएगा, है ना। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया था, वो बात याद रखिएगा कि एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर जो है ना, अगर ये ABC है, इस एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर जो है ना B प्लस C इस टू A के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। और मान ली इस वर्टेक्स से बात करेंगे तो C प्लस A इस टू B के रेशियो में कर देगा। तीसरा आ जाएगा तो A प्लस B इस टू C के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, बात समझ में आया कि जो एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं ना, जैसे देखिए ये A है, ये B है, ये C है, तो जो दो साइड से एंगल बना हुआ होगा, उनका सम और तीसरे के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू वर्टेक्स दिया हुआ है अपने पास, 2 वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, हाँ, और शायद क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा नहीं दिख रहा था, है ना।
टू वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल विथ ऑर्थो सेंटर एज अ ओरिजिन। ओके, देन फाइंड थर्ड वर्टेक्स। चलिए, तो सबसे पहले ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑर्थो सेंटर के लिए एक बात बता दूं मैं आपको, ऑर्थो सेंटर जो होता है ना, वो एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, एल्टीट्यूड का। तो ये दो एल्टीट्यूड ले लेंगे, इन दोनों एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। जब कभी भी आपको ऑर्थो सेंटर बोलेगा ढूंढने के लिए, तो आप दो एल्टीट्यूड ले लीजिएगा, उन दोनों एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। चलिए, अब आपके पास मान लेते हैं एक मिनट के लिए, ये -2,3 ये दिया हुआ है, ये 3,-1 दिया हुआ है, ये ए ढूंढना है, अल्फ़ा, बीटा मान ले। ये इसका ऑर्थो सेंटर है, वो है ओरिजिन। ठीक है, तो देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो कि आप कैसे भी करके ये ए बी और ये ए सी का इक्वेशन निकाल लीजिए। ए बी और ए सी का इक्वेशन निकल जाएगा, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए दे देगा। मैं दोनों तरीके की बात कर लेता हूँ आपके सामने, सुनिएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहिए, तो मुझे अल्फ़ा और बीटा में दो रिलेशन चाहिए। तो अगर ये ओरिजिन है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए डी और बी ई कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। और ए डी बी सी में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ स्लोप ऑफ ए डी मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू -1। ऐसे ही हम बोल सकते हैं ए ई परपेंडिकुलर टू ए सी। तो फिर क्या लिखेंगे आप, स्लोप ऑफ ए ई मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू -1। ये दोनों आप अप्लाई कीजिए। जैसे ये कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे, आपको अल्फ़ा और बीटा में दो रिलेशन मिल जाएगा, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कर लीजिएगा सॉल्व या, ठीक है। नहीं हो पाए तो आप मुझे बताइएगा, मैं कर दूंगा सॉल्व। अच्छा, दूसरा ये तो मेथड 1 मैंने बोला आपको, मैंने सॉल्व नहीं किया है। मेथड 2 की बात मैं कर रहा हूँ, देखिएगा। ए बी सी, बी मुझे दिया हुआ था -2,3, सी दिया था 3,-1। अच्छा, अब मैंने ये एक एल्टीट्यूड लिया, दूसरा एल्टीट्यूड ऐसा ले लिया, इसका नाम दे दिया बी ई, इसका नाम दे दिया सी एफ। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं यहाँ क्या बोलूँगा, बी ई ये ऑर्थो सेंटर है, ओ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, और बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी है, और मुझे बी ई का स्लोप मालूम है, इसका मतलब मुझे ए सी का स्लोप मिल जाएगा। अगर मुझे ए सी का स्लोप मिल जाएगा तो मैं ए सी लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ। फिर ऐसे ही सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, सी एफ क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, मुझे सी एफ का स्लोप मालूम है, और मुझे सी एफ का स्लोप मालूम है, इसका तो मुझे ए बी का भी स्लोप मिल जाएगा। अगर मुझे ए बी का स्लोप मिल गया तो मैं ए बी इक्वेशन का लाइन लिख लूँगा। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट से पास कर रहा है, ए सी वैसे सी पॉइंट से पास कर रहा है, तो मुझे एक पॉइंट मिल गया और एक स्लोप मिल चुका है, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के बाद दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो मुझे क्या देगा, ए। ठीक है, चलिए जिससे सी एफ कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन किया नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये बात आपको ये पता ही होगा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर एक कोई ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑर्थो सेंटर ना वो वर्टेक्स होता है जहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनता है, और सर्कम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। ये क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर, और ये हो जाता है मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू सर्कम सेंटर। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर्कम सेंटर क्या होता है, तो सर्कम सेंटर जो होता है ना, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कम सेंटर कहलाता है। ठीक है, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो भी बता दूं क्या, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर एक ही लाइन पे होता है, मतलब कोलिनियर होता है, और ये इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, a point P moves on the line, okay, Q, a point P, okay, moves on the line if Q and R are fixed point, then locus of centroid of triangle PQR, okay। चलिए, ये भी मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है कि देखिए, ये तो आपके पास P Q R दे दिया, लोकस वर्ड से तो आप वाकिफ़ ही है कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है
उसे हम h, k मानते हैं। ठीक है, ओके। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।